भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आता है, उसके अलावा लाइसोसोम आता है और वैक्यूल्स आता है। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे क्या? गोल्जी बॉडी। पिछले क्लास में हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख चुके हैं। आज हेडिंग देंगे क्या? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडी या इसको क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं भाई? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्गी ने। क्या किसने ऑब्जर्व किया था? कैमिलो गोल्गी। तो अपने नेम के ही बेसिस पे इसका नाम रख दिया गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ठीक है, और कब ऑब्जर्व किया था? कब? 1898 में। कब? 1898 में इसको ऑब्जर्व किया था। किसने? कैमिलो गोल्गी ने। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम है कैमिलो गोल्गी के बेसिस पे इसका नाम है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बताओ ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट बनता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और उससे जो बनेगा क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी भी क्या रहता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ही रहता है। क्या? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये न्यूक्लियस के आस ही पास रहता है, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर नहीं रहता है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के आसपास रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। यानी अगर आप इसको स्टैंड कीजिएगा, है ना, इसको कलर कीजिएगा तो जो डार्क कलर आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलर कहने का मतलब है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास मिलता है, नियर न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं एक बार। तो ये मान लेते हैं अपना ये सेल है। क्या है ये? सेल। और इस सेल में ये है न्यूक्लियस, और आपको पता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हम आउटर मेम्ब्रेन से अराइज करा देते हैं ये थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है, सॉरी, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आस ही पास क्या रहता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है। कुछ ऐसा आपको दिखता है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये भी बना होता है किसका? सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल्स का। किसका? सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल्स का। लेकिन उसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है। क्या है? गोल्गियन वैक्यूल्स है। क्या है भाई? गोल्गियन वैक्यूल्स है। यही गोल्गियन वैक्यूल अगर छोटा रहेगा तो आगे चल के बनाएगा लाइसोसोम्स को, और बड़ा रहेगा तो आगे चल के बनाएगा प्लांट सेल में। किसको बनाएगा? प्लांट सेल में वैक्यूल्स को बनाएगा। क्योंकि तुमको पता है वैक्यूल्स प्लांट सेल में ही पाया जाता है ना, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। ये है गोल्गी बॉडी। क्या है ये? गोल्गी बॉडी। और ये है गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी। क्या है? गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी। यहाँ पे आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन ट्यूब्यूल्स रहता है। क्लियर है? तो ये गोल्गी बॉडी का जो सिस्टर्नी का नंबर्स है, गोल्गी बॉडी में जो सिस्टर्नी का नंबर है, ये 3 to 11 हो सकता है। कितना हो सकता है भाई? 3 to 11 रह सकता है। कितना? 3 to 11। इसलिए जब भी आप देखेंगे डायग्राम किसका? सेल का, तो वहां पे आपको जो गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी दिखाई देगा वो 3 से अधिक या 3 ही दिखाई देगा। समझ में आ गया? 2 या 1 नहीं दिखाई देता है। क्लियर? तो इसके नंबर्स को आपको याद रखना है कि गोल्गी बॉडी में नंबर ऑफ सिस्टर्नी कितना हो सकता है? 3 to 11 हो सकता है। कितना? 3 to 11 हो सकता है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि गोल्गी बॉडी जो है ना, ये कहां प्रेजेंट होता है?
साइटोप्लाज्म में नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी साइटोप्लाज्म में जहां प्रेजेंट होता है, सुनना भाई बात को ध्यान से, गोल्गी बॉडी साइटोप्लाज्म में जहां पे प्रेजेंट होता है तो इस गोल्गी बॉडी के आसपास कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस स्पेस को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन, या उसको कहते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। क्या कहते हैं? गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए, तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है सेल में। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन वैसा स्पेस है, वैसा एरिया है साइटोप्लाज्म में जहां पे गोल्गी बॉडी रहता है और उसके आसपास में किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। लेकिन गोल्गी बॉडी में उस जोन ऑफ एक्सक्लूजन का दूसरा नाम क्या है? गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। क्या है? गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, यानी वैसा सब्सटेंस जो गोल्गी बॉडी के आसपास है उसको क्या कहते हैं? गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस, या उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन उस बेसिस पे कहते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, और चूंकि यहाँ पे गोल्गी बॉडी है उस बेसिस पे स्पेस को, जहां पे कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, उस स्पेस को कहते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है आपके टाइम में आ जाए। समझ में आ रहा है? चलिए, आपको पता है इस गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में क्या कहते हैं? हाँ भाई, प्लांट गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिक्टियोसोम क्या है, तो डिक्टियोसोम क्या है? ये है प्लांट गोल्गी बॉडी। क्या है? प्लांट गोल्गी बॉडी। हम जी भी लिखेंगे, है ना, प्लांट गोल्गी बॉडी। प्लांट गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। सर, ये डिक्टियोसोम गोल्गी बॉडी से कैसे अलग होता है? देखिए, जो डिक्टियोसोम होता है ना, वो थोड़ा स्कैटर्ड होता है, यानी डिक्टियोसोम के यानी प्लांट सेल के जो गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी होते हैं, ये थोड़े से दूर दूर होते हैं। क्लियर? थोड़े से दूर दूर होते हैं, और एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में थोड़े से वो दूर दूर होते हैं। ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, समझ में आया? तो लिख लीजिए इस चीज को, साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्गी बॉडी हैव few या फिर no other organelles हाँ भाई, no other organelles present। तो उस एरिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। क्या कहते हैं? गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस, या इसको कहते हैं क्या? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो ये क्वेश्चन है कि यहां से बन जाएगा जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस है वैसा एरिया है जहां पे साइटोप्लाज्म में वैसा स्पेस है जहां पे कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है या जहां पे गोल्गी बॉडी रहता है। चलिए, उसको कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। गोल्गी बॉडी में नंबर ऑफ सिस्टर्नी कितना हो सकता है? 3 to 11 हो सकता है। कितना हो सकता है? 3 to 11 हो सकता है। चलो, अब जब डायग्राम बनाई ही है तो एक चीज और देख लेते हैं। गोल्गी बॉडी में वैसा फेस जो रहता है किधर? न्यूक्लियस की तरफ। किधर रहता है? न्यूक्लियस की तरफ। आपको लग रहा है ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स है। क्या है ये? कॉन्वेक्स फेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये कॉन्केव सरफेस है। क्या है ये? कॉन्केव सरफेस है। क्लियर? तो गोल्गी बॉडी का वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ रहता है, जो किधर रहता है? न्यूक्लियस की तरफ रहता है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स फेस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स फेस, या इसी को कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस, या इसी को कहते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। तो आप सिस फेस कहिए या कॉन्वेक्स फेस कहिए या फॉर्मिंग फेस कहिए, बात सेम है। ये किधर रहता है? सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस? भाई किधर रहता है? ये
टुवर्ड्स न्यूक्लियस रहता है। किधर रहता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या है ना? सिस फेस अगर इधर है तो इसका एडवांटेज क्या है, ये सब हम देखेंगे अभी आगे। आपको याद रखना है सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस किधर रहता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। किधर रहता है भाई? टुवर्ड्स न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस किधर रहता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं। चलिए, उसके अलावा जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, चलिए ये आप लिख लीजिए। ये आपके नोट्स में ये सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है इसको कहते हैं कॉनकेव फेस। क्या कहते हैं? कॉनकेव फेस। या इसी को कहते हैं, बोलो ना, ट्रांसफेस। क्या कहते हैं? ट्रांसफेस या कॉनकेव फेस, या इसको कहते हैं मैच्योरिंग फेस। क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस। ठीक है, ये किधर रहता है? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किधर प्रेजेंट होता है भाई? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है कि टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ट्रांसफेस या कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस, एंड टुवर्ड्स, बोलो ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। क्लियर है? याद रखेंगे। ये जो गोल्गी बॉडी है ये बना होता है बहुत सारे सिस्टर्नी, मतलब सिस्टर्नी का नंबर 3 to 11 हो सकता है। ये बना होता है सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेजाइकल और गोल्गियन वैक्यूल। एक नया चीज इसमें जुड़ रहा है ना, चौथा। जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना था सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेजाइकल से, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेजाइकल के अलावा क्या? गोल्गियन वैक्यूल से मिलके। किससे? गोल्गियन वैक्यूल से मिलके। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो सिस्टर्नी का साइज होता है ना, गोल्गी बॉडी में जो सिस्टर्नी का साइज होता है, ये कितना होता है? कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। सिस फेस, ट्रांसफेस याद रखना है, अभी तो ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए जरूर आप एक बार बना लीजिए अपने हाथ से। अभी ये ऐसे करके ये कॉन्वेक्स सरफेस किधर चला जाएगा? न्यूक्लियस। और ये कॉनकेव सरफेस किधर चला आएगा? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिस फेस को कहते हैं कॉन्वेक्स फेस, या इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस कहते हैं। हाँ, अब लिखेंगे भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, या मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी बोल देते हैं, मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। हाँ भाई, पहला तो तुमको पता ही है, क्या? सिस्टर्नी। चलिए सिस्टर्नी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो सिस्टर्नी है ये फ्लैट डिस्क शेप्ड का होता है। कैसा होता है भाई? फ्लैट डिस्क शेप्ड का होता है। इसमें आपको एक साइज इसका याद रखना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कितना साइज है इसका? 0.5 माइक्रोमीटर। कितना? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। किसका? सिस्टर्नी का। चलिए, सिस्टर्नी के बाद ये बना होता है टिब्यूल्स का। आपको पता है टिब्यूल्स इर्रेगुलर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। चलिए, तो सिस्टर्नी हो गया, टिब्यूल्स हो गया। उसके बाद सिस्टर्नी और टिब्यूल्स के बाद ये बना होता है किसका? वेजाइकल्स का। किसका भाई? वेजाइकल का। वेजाइकल, वेजाइकल क्या होता है? तो वेजाइकल स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या? स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेक्रेटरी मटेरियल होता है। क्या होता है? सेक्रेटरी मटेरियल होता है। ये टिब्यूल्स के बडिंग से बनता है। किससे बनता है?
टिब्यूल्स के बडिंग से बनता है। कहने का मतलब है कि ये हो गया मान लेते हैं इर्रेगुलर टिब्यूल्स, ठीक है। तो ये टिब्यूल्स पे जब आउटग्रोथ होगा तो बडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, ठीक है, बडिंग हो जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा और ये फिर रिलीज हो जाएगा वेजाइकल छोटा सा, फिर इसमें ग्रोथ होगा, फिर ये वेजाइकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर ये टूट जाएगा और फिर ये छोटा सा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो टिब्यूल्स सॉरी वेजाइकल क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो टिब्यूल से अराइज होता है, कैसे, बर्डिंग से। कैसे अराइज होता है भाई, बर्डिंग से अराइज होता है, ठीक है, जिसमें सिक्रेटरी मटेरियल फिल्ड होता है। क्या फिल्ड होता है, सिक्रेटरी मटेरियल। ये सिक्रेटरी मटेरियल आता कहां से है, गोल्गी बॉडी कैसे सिक्रीशन करता है देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, तो वेजाइकल में लिखिएगा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, क्या, स्फेरिकल स्ट्रक्चर अराइज बाय बर्डिंग, स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर arise by budding, arise by budding from tubules filled with secretory material. नेक्स्ट पॉइंट में वेजाइकल्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गोल्गियन वैक्यूल होता है इसके पास। क्या होता है, गोल्गियन वैक्यूल होता है। गोल्गियन वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है ना, ये वेजाइकल के रिस्पेक्ट में काफी लार्ज साइज का होता है। क्या, काफी लार्ज साइज का होता है, किसके रिस्पेक्ट में, वेजाइकल के रिस्पेक्ट में। ये भी एसोसिएटेड होता है किससे, टिब्यूल से। किससे, टिब्यूल से ही, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लाइसोसोम्स है या फिर वैक्यूल्स है, ये किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है, ठीक है। तो वेजाइकल्स में अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहेगा तो वो बन जाएगा लाइसोसोम। क्या बन जाएगा, लाइसोसोम्स, ठीक है। खैर, तो गोल्गियन वैक्यूल्स यहां पे लिखेगा लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ, हाँ, ये लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो एसोसिएटेड होता है किससे, एसोसिएटेड विथ टिब्यूल्स। किससे, एसोसिएटेड विथ टिब्यूल्स। क्लियर। चलिए, तो सिस फेस ट्रांस फेस पढ़ लिया। आपको पता है ये जो सिस फेस और ट्रांस फेस होता है ना, क्या, सिस फेस और ट्रांस फेस, ये इंटायरली डिफरेंट होता है, लेकिन ये टिब्यूल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्या, ये कनेक्टेड होता है किसके हेल्प से, टिब्यूल के हेल्प से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिस्टर्नी अलग अलग होते हैं, सिस्टर्नी टिब्यूल से ही क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो हेडिंग दीजिए फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। चलिए, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, इसका मेन फंक्शन है, ये है सेल सिक्रीशन। क्या, सेल सिक्रीशन। कोई भी मटेरियल जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट यानी सिक्रीट होता है, सेल से बाहर जाता है, सेल से बाहर जाएगा तो आपको लगेगा क्या हो रहा है, सेल से मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जो सेल सिक्रीट करता है या किसी भी मटेरियल को सेल एक्सपोर्ट करता है, वो मेन फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, वो है गोल्गी बॉडी। क्या है भाई, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो सेल सिक्रीशन, या फिर इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट मटेरियल। क्लियर है। तो यहां पे लिखेंगे फंक्शन में जो मेन फंक्शन है इसका, और मेन फंक्शन क्या है इसका, बोलो ना, सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन, क्या, सेल सिक्रीशन या एक्सपोर्ट मटेरियल। क्या, एक्सपोर्ट मटेरियल। ये क्या है, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है। क्या भाई, मेन फंक्शन है इसका, क्या, सेल का सिक्रीशन करना। क्या, सेलुलर सब्सटेंस, सॉरी सेल का नहीं, सेलुलर सब्सटेंस का सिक्रीशन करना या मटेरियल को एक्सपोर्ट करना। देखिए ये जो है ना, ये क्या है सर, ये है सिस्टर्न। क्या है ये, सिस्टर्न।
ऐसे ही होता है सिस्टर्नी। चलिए, ये सिस्टर्नी ना कहाँ पे प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस से अराइज होता है क्या? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी फिक्स बात है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है किसका? लिपिड का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस कर रहा है? चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ये लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। अगर एसीआर है तो लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है भाई? लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। और अगर आरईआर है तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए और ये क्या हो गया भाई? लिपिड मॉलिक्यूल हो गया। क्या? प्रोटीन का मॉलिक्यूल और लिपिड का मॉलिक्यूल। क्लियर? सिक्रेशन इसका कहां पे होता है? एसीआर पे बनता है लिपिड और आरईआर पे बन रहा है प्रोटीन। ठीक है। अब क्या होता है कि मटेरियल को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है भाई? पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है। और इस पैकेजिंग होगा तभी तो उसका एक्सपोर्ट होगा। और पैकेजिंग कौन करता है मटेरियल का? गोल्गी बॉडी। एक्सपोर्ट कौन करता है मटेरियल को? गोल्गी बॉडी। देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट करता है। चलिए, सर गोल्गी बॉडी में ये जो सिस्टर्नी का नंबर है ये कितना हो सकता है? 3 to 11 हो सकता है। कितना हो सकता है? 3 to 11 हो सकता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है? लिपिड्स का ग्लाइकोसिडेशन करता है। क्या करता है? ग्लाइकोसिडेशन करता है। हम आपको बताए थे कि ये सिस फेज का क्या एडवांटेज है। देखो, सिस फेज का एडवांटेज है ये कि ये मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करता है। क्या? मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करता है। कोई मटेरियल अगर यहां भी है ना तो आसानी से यहां पे आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे तब भी वो आसानी से यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि दूर दूर से साइटोप्लाज्म में दूर दूर से मटेरियल अगर ये कॉन्वेक्स फेस है तो आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? कहाँ पे आ जाएगा? सिस फेस में या कॉन्वेक्स फेस में या फॉर्मिंग फेस में। क्या? फॉर्मिंग फेस में। ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया कहां से? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इसका होता है यहाँ पे ग्लाइकोसिडेशन। क्या होता है भाई? ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन क्या होता है भाई? ग्लाइकोसिडेशन होता है। ग्लाइकोसिडेशन होता है। और ग्लाइकोसिडेशन के बाद लिपिड बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। लिपिड क्या बन जाता है? ग्लाइकोलिपिड। ये हो गया लिपिड और इसके ऊपर ग्लाइको आ गया। ग्लाइको करने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट आ गया। कहां से आ गया? कार्बोहाइड्रेट आ गया। क्या? कार्बोहाइड्रेट आया कहां से भाई? तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज किया कौन? गोल्गी बॉडी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कहां पे होता है? सेल में। ठीक है, सेल में तो एक तो है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वहां पे तो बनता ही है ग्लूकोज। लेकिन ऐसे सेल में उसके डेरिवेटिव्स कहां पे बनते हैं? तो कहां पे बनते हैं भाई? गोल्गी बॉडी पे बनते हैं। ठीक है। आखिर लिपिड में जब ग्लाइकोलिपिड, तो इसके पास कार्बोहाइड्रेट आया कहां से? था तभी तो आया। समझ में आया ना? तो लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना देता है। क्या? लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना दिए। लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना दिए तो फायदा क्या हुआ कि इसका एक्सपोर्ट हम आसानी से कर सकते हैं। क्या? इसका एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया? तो लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बन गए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं। वैसे ही प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन से भी क्या बन जाता है? बोलिए ना, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन से क्या बन जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, ये भी क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है ग्लाइकोसिडेशन। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडेशन। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि प्रोटीन पे पैकेजिंग हो जा रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड पे पैकेजिंग हो जा रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ताकि इसको एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सके। और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडेशन कहलाता है। बोलो भाई, याद रहेगा? किसी भी मटेरियल को सेल के बाहर जाना है तो वो गोल्जी बॉडी से मिल के ही जाएगा। बिना गोल्जी बॉडी के मिले नहीं जा सकता है। समझ में आ गया? तो गोल्जी बॉडी से होके ही जाएगा सेल के बाहर। कोई भी मॉलिक्यूल है जो सेल के बाहर जाना चाह रहा है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को बोलते हैं मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? मिडिल मैन ऑफ द सेल। सेल मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के पहले आपको उसको पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है। और पैकेजिंग कौन करता है? मटेरियल का एक्सपोर्ट कौन करता है? कौन करता है? बोलो ना, ब्लू डॉट वाला नहीं। कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है ना।
तो ये गोल्गी बॉडी क्या है, मिडिल मैन ऑफ द सेल है। क्या है, मिडिल मैन ऑफ द सेल है। अब देखो इस फॉर्मिंग फेज से जाता है फॉर्म होने, ठीक है, और मैच्योरिंग फेज से प्रोटीन मैच्योर होकर बाहर आ गया, लिपिड मैच्योर होके बाहर आ गया। मैच्योर मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए मैच्योर होके बाहर आ गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया फॉर्मिंग फेज और ये हो गया मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज को क्या कहते हैं, सिस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेज कहते हैं या कॉन्वेक्स फेज कहते हैं। मैच्योरिंग फेज को क्या कहते हैं, कॉनकेव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव फेज कहते हैं। चलिए, या ट्रांस फेज कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। सिस फेज किधर रहता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस रहता है। ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज किधर रहता है, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। रहे भी क्यों ना, मैच्योर हुआ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए तुरंत प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, भेज दो बाहर। तुरंत क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, भेज दिए बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके। इसीलिए तो ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है और मटेरियल को रिसीव कर सके, इसीलिए ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस रहता है। अरे बोलो भाई, आया समझ में? चलिए, तो यहां पे लिख लेते हैं कि गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या, मिडिल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा यहाँ पे ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल which are all the macromolecule which are to be sent outside the cell, to be sent outside the cell, all the macromolecule which are to be sent outside the cell move through the Golgi body. क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या करता है, मटेरियल का एक्सपोर्ट करने के लिए मटेरियल का क्या करता है, पैकेजिंग करता है ना। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी, So Golgi body is termed as middleman of the cell. मिडिलमैन ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट में सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। हाँ भाई, पहला काम तो ये करता है, इसका फंक्शन की मटेरियल का एक्सपोर्ट करता है, मटेरियल का पैकेजिंग करता है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन, उसके अलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ये पैकेजिंग करता है, ग्लाइकोसिडेशन करता है। ठीक है, सिस फेज से रिसीव करता है, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज से इसको एक्सपोर्ट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए, किचन ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, उसके बाद मिडिल मैन ऑफ द सेल, ये सब चीज हम देख लिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसका फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल का जो सिंथेसिस होता है, जैसे कि काइटिन है, सेलुलोज है, ये सब का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, गोल्गी बॉडी में होता है। कहाँ पे होता है भाई, गोल्गी बॉडी में। याद है सेकेंडरी वॉल मटेरियल बना था, सेकेंडरी सेल वॉल आया था, सॉरी क्या, सेकेंडरी सेल वॉल आया था। ये प्राइमरी सेल वॉल और इसके बाहर क्या था, ये सेकेंडरी सेल वॉल बाहर था। कहाँ था बताओ, ये सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, अंदर रहेगा। समझ में आया? क्योंकि सर ये बाहर कैसे, ये तो प्राइमरी सेल वॉल था। ठीक है, अब ये इसके अंदर फिर बना क्या, ये सेकेंडरी सेल वॉल, फिर क्या बनेगा, ये टर्शियरी सेल वॉल। समझ में आ गया? तो चलिए, सेकेंडरी सेल वॉल तो प्राइमरी सेल वॉल तो पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेकेंडरी सेल वॉल लेटर लाइफ में बनता है, बाद में आता है। तो इसके मटेरियल का सिंथेसिस कौन करता है, सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, तो ये करता है सिंथेसिस ऑफ क्या, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा भाई इसका, बोलिए, सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे ना, प्लांट सेल डिवीजन, तो प्लांट सेल, एक प्लांट सेल होता है, ये डिवाइड करेगा और दो प्लांट सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये दो प्लांट सेल के बीच में ये क्या होता है, सेल प्लेट होता है। क्या होता है, सेल प्लेट होता है।
तो इस सेल प्लेट को बनाता है कौन? सेल प्लेट को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ये कौन सिक्रीट करता है? गोल्गी बॉडी सिक्रीट करता है। कौन करता है? गोल्गी बॉडी सिक्रीट करता है। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या? सेल प्लेट फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, जो स्पर्म होता है ना उसमें एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये हो गया ह्यूमन स्पर्म। क्या होता है ये? ऐसे करके ये होता है ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म में ये जो इसका हेड वाला रीजन होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, इस एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम है अल्टीमेटली ये एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? क्या है? ये है गोल्गी बॉडी है। क्या है भाई? गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस और यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके ऊपर क्या होता है? एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली क्या है? किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, तो गोल्गी बॉडी एक्रोसोम बनाता है। क्या बनाता है? गोल्गी बॉडी है जो एक्रोसोम में मॉडिफाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? आंसर जाता है गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। क्लियर? आपको पता है एक के पास होता है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या? एक के पास होता है प्रोटेक्टिव वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या होता है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और इस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का सिक्रीशन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करवाता है? गोल्गी बॉडी करवाता है। कौन करवाता है? गोल्गी बॉडी करवाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, क्या बोलो ना? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पता है ना तुमको? याद है ये वाला GERL, इसको तो भूलना ही मत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी से बनता है वैक्यूल, यानी वैक्यूल और लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करवाता है। उसके अलावा डिफरेंट हार्मोन, जैसे लीवर ही है अपना, ठीक है, वो बहुत बाइल का सिक्रीशन करता है। तो अल्टीमेटली जो सिक्रीशन होता है या जो ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रीशन करता है। जो भी सेल सिक्रीट कर रहा है वो सिक्रीशन का कारण क्या है? कारण क्या है? गोल्गी बॉडी। क्या है भाई? गोल्गी बॉडी। यानी गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। और कोई भी मटेरियल, कोई भी ग्लैंड हो गया या कोई सेल हो गया, टिश्यू हो गया, वो सिक्रीशन कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो सिक्रीशन कहां से हो रहा है? गोल्गी बॉडी से हो रहा है। कहां से हो रहा है भाई? गोल्गी बॉडी से हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ग्लैंड। क्लियर? तो गोल्गी बॉडी भी अपना हो गया खत्म। अगले क्लास में हम एक साथ पढ़ेंगे क्या? बोलो ना, लाइसोसोम और वैक्यूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? लाइसोसोम और वैक्यूल्स पढ़ेंगे। और लाइसोसोम और वैक्यूल्स के साथ अपना खत्म हो जाएगा क्या? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद हम शुरू करेंगे राइबोसोम्स। क्या पढ़ेंगे भाई? ये राइबोसोम्स। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए और एनसीईआरटी से आप जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा अगले क्लास में क्या? लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। क्लियर? थैंक यू।